क्लियर? चलिए फोटो को आप एंड कर दीजिए वैभव सर, आज वैभव सर का ध्यान नहीं, आज वैभव सर को फटके चाहिए एक्चुअली। चलिए लेट्स गो फॉर ग्रामर गीक। ग्रामर गीक का स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में आज जो एडवांस ग्रामर, आपको पता है ग्रामर गीक मैडम क्यों लेती है? बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एडवांस ग्रामर, ठीक है? एडवांस ग्रामर में आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद हमेशा वर्ब का V4 फॉर्म लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद हमेशा वर्ब का 2+V1 वाला फॉर्म लेते हैं। तो जो शब्द अपने बाद वर्ब का V4 फॉर्म लेते हैं उसको हम कहते हैं द जिरेंड यूज ऑफ द वर्ब, जिरेंड यूज ऑफ द वर्ब। और कुछ ऐसे जो अपने बाद V1 फॉर्म लेते हैं उसको इंफिनिटिव यूज ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे कि लेट्स गो फॉर इट, आई एंजॉय गोइंग टू द मूवीज। एंजॉय के बाद कभी भी ing आता है। आई एंजॉय रीडिंग अ बुक, यू नेवर से आई एंजॉय टू रीड अ बुक, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एंजॉय ईटिंग पानीपुरी, करेक्ट, यू नेवर से आई एंजॉय टू ईट पानीपुरी। यानी ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो अपने साथ हमेशा चिपक कर क्या लाती हैं? जिरंड लाती हैं, कंफर्म लाती हैं। और ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो अपने साथ चिपक कर हमेशा आगे इंफिनिटिव लाती हैं। कुछ उनका कॉम्बिनेशन भी है, जैसे कि लेट्स गो फॉर इट, जेसन वांट्स टू विजिट अ म्यूजियम ऑन फ्राइडे। वांट के साथ हमेशा 2+V1 आता है। जैसे ही वांट्स टू राइट, ही वांट्स राइटिंग नहीं, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स गोइंग नहीं, ही वांट्स टू डांस, ही वांट्स डांसिंग नहीं। यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने को चिपक कर क्या लाएंगी? V4। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने को चिपक कर क्या लाएंगी? इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल एंजॉय, आई एंजॉय रीडिंग अ बुक, आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन, करेक्ट इंग्लिश। आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू प्ले, डोंट से आई वॉन्ट प्ले। गॉट द डिफरेंस? कुछ क्रियाएं हैं जो ing लाएंगी, कुछ क्रियाएं हैं जो 2+V1 लाएंगी, ठीक है? लेट्स प्रोसीड नाउ। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अपने साथ दोनों लाती हैं पर वाक्य का मीनिंग बदल देती हैं। कैसे मैम बताइए? देखो, मैरी स्टॉप्ड ईटिंग एट 6। मैरी स्टॉप्ड ईटिंग एट 6 का क्या मतलब है? कब से खा रही थी मैरी पता नहीं, 6 बज गए खाना बंद कर दिया। See, Mary stopped eating at 6. Mary was eating and at 6 o'clock she stopped eating that food. Okay? Next, Mary stopped to eat at 6. Basically, Mary कहीं जा रही थी, 6 बजे रुकी वो खाने के लिए। Got the difference? Again, Mary stopped eating at 6 मतलब Mary 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से कब से खा रही थी, we don't know. लेकिन जैसे ही 6 बजे उसने अपना खाना रोक दिया। फर्स्ट, मैरी स्टॉप टू ईट एट 6 मतलब कहीं वो जा रही थी, रास्ते में 6 बज गए, वो रुक गई खाने के लिए, मतलब उसने अभी यहां खाना शुरू नहीं किया, यहां पे वो बहुत देर से खा रही है। द मीनिंग चेंजेस कंप्लीटली। क्लियर? सो आपको ये बहुत सिंपल लगता है सिर्फ टू ईट और ईटिंग, बट वंस यू पुट दिस द मीनिंग कंप्लीटली चेंजेस, कंप्लीटली चेंजेस। नेक्स्ट, सो there are certain words which are followed by a gerund. ऐसे कुछ words हैं जो gerund से follow करते हैं, जैसे consider के बाद ing, discuss के बाद ing, dislike के बाद ing, ठीक है? Next, कुछ ऐसे हैं जो infinitive को follow करते हैं। Infinitive is what? V5 form. Which form? 2+V1 form आता है। जैसे I agreed to play with him. He appears to be a good boy. So this way. I choose to dance. He decided to go. These kind of stuff. Next, followed by either. दोनों भी आ सकते हैं, but meaning भी नहीं बदलता है। दोनों में से कोई भी आएगा, but meaning नहीं बदलेगा। Begin. Let's begin to dance. Or let's begin dancing. One and the same. Let's begin to dance. Let's begin dancing. One and the same. दोनों भी आ सकते हैं लेकिन मीनिंग भी नहीं बदलेगा। दोनों भी आ सकते हैं लेकिन मीनिंग बदलेगा। दोनों भी आ सकते हैं लेकिन मीनिंग बदलेगा। स्टॉप का भी लिया, रिग्रेट का भी लिया, रिमेंबर का भी लिया। क्लियर?
यस गणेश, दैट्स सो ट्रू। समझा? ग्रामर गीक में आज क्या पढ़ाया? कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने साथ आईएनजी लाती हैं, कुछ ऐसी है जो 2+V1 लाती हैं। ठीक, ये एडवांस ग्रामर का पार्ट है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों लाते हैं विदाउट चेंज इन द मीनिंग, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों लाएंगे लेकिन द मीनिंग चेंजेस। प्लीज आप इसको क्लिक कर ले। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको नोट्स फॉर्मेट में नहीं मिलने वाला है, सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्लिक दिस पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दीज वर्ब्स। ये एडवांस ग्रामर का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, मैं ग्रामर के ऊपर अब आना चाहती हूं। प्लीज लिसन, एवरीबॉडी प्लीज लिसन अबाउट ग्रामर। ग्रामर बैंकिंग के लिए जरूरी नहीं है। क्या स्टेटमेंट दे रही हैं आप मैम? बैंक में अगर बैठना है तो ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने एसबीआई मेंस में भी देख लिया। एसबीआई असिस्टेंट मेंस 2020-21 में 2 मार्क का ग्रामर का क्वेश्चन आया था, वो भी पैराजंबल के साथ कंबाइंड आया था। यस, 2 ही मार्क के लिए ग्रामर आया 40 मार्क में से। सो ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ग्रामर के बिना भी आप बैंक में जा सकते हो। फिर मैम आप ग्रामर क्यों पढ़ाती हैं? बिकॉज जो बच्चे स्टाफ सिलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं, जो लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना है, उनके लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। क्लियर विद दिस? रेलवेज के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है, एमपीएससी एग्जाम के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट बैंकिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक कदम आगे जाते हैं। ग्रामर गीक। ग्रामर गीक यानी मैं एडवांस ग्रामर लेती हूँ। ठीक है, एडवांस ग्रामर में क्या होता है? प्रेपोजिशन के आज 3 ही रूल बताऊंगी जो तुमको याद रखने हैं। वेरी सिंपल। प्रेपोजिशन के सिर्फ 3 रूल्स बताऊंगी जो तुमको याद रखना है। पहला रूल, प्रेपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, विच वी कॉल एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। पहला रूल प्रेपोजिशन को लेकर, क्योंकि प्रेपोजिशन थोड़े से टफ है। 2016 में इन्होंने मेंस एग्जाम में इतनी धूम मचाई थी कि बच्चों ने इनके आने से एग्जाम में कह दिया था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए प्रेपोजिशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगी मैं इस हफ्ते। प्रेपोजिशन के 3 रूल्स बताऊंगी, याद रखना। फर्स्ट, प्रेपोजिशन के आगे जनरली ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, एंड वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्लियर? वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। फर्स्ट। सेकेंड, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वो V4 फॉर्म लेता है, यानी आईएनजी फॉर्म। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वो V4 फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म। एंड थर्ड, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वेदर आता है, इफ नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द थर्ड रूल। ये मेंस में आ सकता है, ये प्री में भी आ सकता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वेदर आता है, इफ नहीं आता है। प्रेपोजिशन और इफ की जोड़ी नहीं जमती है। प्रेपोजिशन के साथ कौन जाता है? वेदर। नाउ आई विल टेक द एग्जांपल्स। टेक अ लुक एट दिस। प्रेपोजिशन के साथ जनरली कौन आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और इवन अ वर्ब। ओके, नाउ आई अपोलोजाइज्ड टू प्रेपोजिशन है। आई अपोलोजाइज टू हर, टू माय ब्रदर, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो टू के बाद वी नीड एन ऑब्जेक्ट। दिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी वाला फॉर्म आता है। जैसे कि शी सक्सीडेड इन विनिंग, इनके बाद क्या आया? आईएनजी। अगर वर्ब आया तो आईएनजी लेगा। एंड लास्ट, प्रेपोजिशन की और किसकी जमती है? वेदर की। प्रेपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? इफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड आई वॉजंट अवेयर ऑफ, इफ। ऑफ के साथ इफ नहीं जाएगा। ऑफ वेदर, अबाउट वेदर, ओके, in weather. So whatever you use, but it has to take weather and not at all if. Clear? 3 रूल्स याद रहेंगे प्रेपोजिशन के। जल्दी बताओ, प्रेपोजिशन के 3 रूल्स कौन से पढ़े आज हमने? पहला, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन, प्रोनाउन या वर्ब। ठीक। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो कौन सा फॉर्म लेता है? V4, आईएनजी फॉर्म, एक्सेप्ट TO2 के साथ V1, क्योंकि वो इन्फिनेटिव का केस है। और तीसरा क्या है? प्रेपोजिशन के बाद इफ नहीं आता। इफ और प्रेपोजिशन की बिल्कुल नहीं बनती, उनके बीच में बहुत झगड़ा है। तो प्रेपोजिशन के बाद कौन आता है? वेदर आता है, WHETHER। ठीक है, चलिए ग्रामर गीक पे आते हैं जल्दी। मेस्ड अप इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड। ओके, लेट्स गो फॉर ग्रामर गीक विच इज ऑल अबाउट एडवांस ग्रामर। लेस्ट। अगर वाक्य में ये वर्ड आया लेस्ट, तो वाक्य में आगे क्या आना चाहिए? शुड। वाक्य में अगर आया लेस्ट तो आगे क्या आना चाहिए? शुड। लेस्ट का क्या मतलब होता है? नहीं तो। सीधे चलो नहीं तो गिर जाओगे। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल। नहीं तो सीधे चलो नहीं तो गिर जाओगे।
वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल, ये पहला याद रखना। सेकेंड, अगर प्रेपोजिशन के बाद V4 आया, अगर प्रेपोजिशन के बाद V4 आया तो अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आया तो V4 फॉर्म में आता है, अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आया तो V4 फॉर्म में आता है। जैसे कि राहुल वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, ये फॉर जो है प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद वर्ब आया तो कौन से फॉर्म में आए, ING। एक्सेप्ट 2 + V1, जैसे ही लाइक्स टू डांस। मैम बट यहाँ पे 2 आया ना, तो टू डांसिंग क्यों नहीं आएगा? नो, ही लाइक्स टू डांस, 2 के साथ जनरली V1 जाता है और प्रेपोजिशन के साथ V4 जाता है, ठीक है, दूसरे प्रेपोजिशन के साथ। यूनिक, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एक्सीलेंट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ सुपरलेटिव नहीं जाता, जैसे ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, रॉन्ग इंग्लिश। ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, wrong English, because you have to say he is the unique one in the world. Unique के साथ most नहीं जाएगा। This is the most excellent task that you have done, wrong English. This is the excellent task that you have done. He is the most complete man, wrong. Raymond's का ad देखो, a complete man, most complete नहीं होता है। Let's go for these words and the next part is grammar geek. Grammar geek में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, एक बार वो देख लो बच्चा। वॉइस के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL। नाउ लिसन केयरफुली। वॉइस के ना 2 टाइप हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस। क्यों बनाया गया वॉइस को? वॉइस का जन्म हुआ है न्यूज़पेपर्स के लिए, ठीक है। जनरली पुलिस मैन किल्ड 20 थीव्स, इतना सुनने में आकर्षित नहीं लगता है। 20 थीव्स वर किल्ड बाय पुलिसमैन, अब अच्छा लगा। तो पैसिव वॉइस जनरली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होते हैं, पैसिव वॉइस जनरली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होते हैं, कभी भी याद रखो। तो पैसिव वॉइस ध्यान के, रीडर के ध्यान को आकर्षित करते हैं, क्लियर। सब्जेक्ट यानी व्हाट यू कॉल, सब्जेक्ट यानी कर्म, नहीं, दिस इज कर्म, दिस इज क्रिया एंड दिस इज सब्जेक्ट, कर्ता। दिस इज कर्ता, दिस वी इज क्रिया एंड दिस ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट कर्म, ठीक है। जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मीनिंग में क्या चाहिए हमको? नो चेंज। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या? टेंस में नो चेंज। अरे मैडम टेंस नहीं बदलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल टेंस नहीं बदलना चाहिए। इसी के लिए हम ऐसे लोगों की मदद लेते हैं जो टेंस को बदलते नहीं है और मीनिंग को भी बदलने नहीं देते हैं। जैसे बीन और बीइंग की मदद इसमें ली जाती है। एंड नेक्स्ट वर्ब फॉर्म चेंज होता है, लेकिन आपका जो मेन वर्ब है वो V1, V2, V3, V4 कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां V3 चाहिए और उसको पैसिव अपने साथ लेकर जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। जनरली पैसिव वॉइस में क्या आता है? बाय आता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। 90% पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बाय आता है, बट जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम आए, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मैंने लिया है, बट वेरी शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। आई हैव गॉट ग्लूमी आईज, ओके। ग्रामर गीक, लेट्स गो फॉर स्पीच। रेडी? चलो। स्पीच के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को आप कोटेड स्पीच भी कहते हैं, यानी जिसकी बात जैसे का वैसा सामने वाले तक पहुंचाना। इसमें पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, जैसे कि शुभम सर ने कहा मैं आऊंगा, मैंने आपसे एज इट इज कह दिया, शुभम सर ने कहा मैं आऊंगा, तो ये क्या हो गया? कोटेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, जिसने कही हुई बात एज इट इज वर्ड्स लाके डाल दो। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, कहा था उसने, मैं इसको अपनी परिभाषा में एज इट इज मीनिंग कन्वे करके बोलती हूं। शुभम सर ने कहा मैं आऊंगा, कोटेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। शुभम सर ने कहा वो आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर। इसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं। एक चीज याद रखें,
डायरेक्ट से जब आपको इनडायरेक्ट में जाना होता है तो देयर आर सर्टेन रूल्स। डायरेक्ट से जब आपको इनडायरेक्ट में जाना होता है तो देयर आर सर्टेन रूल्स। सबसे पहले मीनिंग में नहीं चेंज आना चाहिए। सेकेंड, टेंस बदलना चाहिए, टेंस शुड चेंज, टेंस शुड चेंज, टेंस बदलना चाहिए, टेंस शुड चेंज। परंतु दो जगह पे टेंस नहीं बदलता है। कहां पे? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो नो चेंज, टेंस नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो नहीं। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज या विल से यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब भी टेंस नहीं बदलता है, तब भी टेंस नहीं बदलता है। जैसे राहुल सेज आई एम कमिंग, तो राहुल सेज ही इज कमिंग। राहुल विल से आई एम कमिंग, राहुल विल से ही इज कमिंग। बट इफ आई से राहुल सेड आई एम कमिंग, राहुल said he was coming, the tense will change.